11th वालों, 18 फेब को आप सभी का फिजिक्स का फाइनल एग्जाम है ना। तो अगर आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की तलाश में हो, ऐसे टॉपिक्स जिनको करने से 100 में से 90 नंबर तो आपके हंसते हंसते आ जाए, तो आप लोग बिल्कुल सही जगह आए हो। मैं जिन जिन टॉपिक्स को बनाऊंगा उनको अच्छे से अपने दिमाग में छाप लेना। वो डेरिवेशंस बिल्कुल आपके टिप्स पे होनी चाहिए। जो न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस बताऊंगा, वो क्वेश्चंस बिल्कुल आपको टिप पे होने चाहिए। आप एग्जाम्स को चुटकियों में निकाल लो। तो देखो, यूनिट एंड मेजरमेंट में जो स्टार्टिंग के पोर्शन में है ना, तो बेसिक चीजें पढ़ी थी। पर इम्पोर्टेंट जो उसमें है वो जो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस हैं। कौन से वाले? वो जो हम लाइट ईयर से एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में जाते थे, है ना, और आपका पार्सेक वगैरह में कन्वर्ट करते थे। तो इसका न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से देखते थे। ठीक है। अगर बात करें डायमेंशंस की, तो भैया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहाँ आता था? वही फॉर्मूला पता ना, एफ इज इक्वल टू 6 पाई नीटा आर वी। जो स्ट्रक्चर में पढ़ा था वहां पे, वहां से उस फॉर्मूले का यूज करके नीटा का डायमेंशन निकाल सकते हो। प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन E इज इक्वल टू एच इंटू म्यू, फॉर्मूला होता है ना। और K कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, इसे कहाँ पढ़ा था? वही जो हीट फ्लो रेट होता है, Q बाई टी इज इक्वल टू व्हाट, के ए इंटू चेंज इन टेम्परेचर अपॉन लेंथ। यहाँ से K का डायमेंशन निकालते थे। और स्ट्रेस तो बड़ा सिंपल है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो वहां से स्ट्रेस का डायमेंशन आ जाएगा। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे जो न्यूमेरिकल करते थे ना, वो जो देता है कि जी आपको सेंटीपिटल फोर्स की वैल्यू निकालनी है, और एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है ना, और उसके v स्पीड से घूम रहा है r रेडियस सर्कल में। तो आप इसको ऐसे अज्यूम करते थे, m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c, और प्रोपोर्शनल टू f मान लेते थे। तो इसी तरीके से जो न्यूमेरिकल है ना, स्पेशली कौन सा वाला, स्पेशली टाइम पीरियड जो निकालते हो, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। ये फॉर्मूला ड्राइव करते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इस फॉर्मूले का है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। और दूसरा इंपॉर्टेंट है, आपको वो याद है? जो वेव्स में आपने v इज इक्वल्स टू अंडर रूट T बाई म्यू फॉर्मूला था ना, इसको भी डायमेंशन एनालिसिस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की हेल्प से ड्राइव किया था। तो एक ये फॉर्मूला। तो यूनिट एंड मेजरमेंट में ये पोर्शन आपका इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें मोशन स्ट्रेट लाइन की, तो जो स्लोप निकालते हैं ना एक्सटी कर्व का, हमें मालूम है एक्सटी कर्व का स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी। एक्सटी कर्व का जो स्लोप है वेलोसिटी देगा। और जो वीटी कर्व का स्लोप है दैट इज एक्सेलरेशन देता है। इसी तरह से जो कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स हैं, एक्सटी से वीटी में जाना, वीटी से एक्सटी में जाना, और वीटी से एटी में जाना, उस पे फोकस करके चलना। और इंस्टेंटेनियस और एवरेज वाले, जहाँ पे ये इस फॉर्म में गिवन होता है ना, एक्स इज इक्वल टू कुछ 3t² प्लस 4t+5। अब यहाँ से वेलोसिटी पूछ लेगा, एक्सेलरेशन पूछ लेगा, तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स पे खास कमांड होनी चाहिए आपकी। ठीक है। मैं न्यूमेरिकल्स कौन कौन से एनसीईआरटी से, वो भी लास्ट में बताऊंगा, पहले हम टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। तो काइनेमेटिक्स इक्वेशन जो थी हमारे पास, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, और बाकी दोनों उनका जो डेरिवेशन है ग्राफिकल मेथड से, बहुत अच्छे से कवर करके जाना। अच्छा, उसके बाद फ्री फॉल पे न्यूमेरिकल। फ्री फॉल में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि एक्सेलरेशन आपको ऑलवेज गिवन होता है -g के बराबर। और अगर मोशन ऊपर से नीचे हो रहा है तो यू कितना होगा, जीरो। यू कितना होगा, जीरो। अभी कई सारे वर्ड यूज कर सकता है इसके लिए, ये फॉल भी यूज करता है, इसके लिए जो है ड्रॉप वर्ड भी यूज कर सकता है, इसके लिए रिलीज वर्ड भी यूज कर सकता है। तो जब भी ये तीन वर्ड्स दिखे, इन सब का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी बिल्कुल जीरो। बात करें चैप्टर नंबर 3, मोशन इन प्लेन की, तो जो ये हमें प्रूफ करने को बोलता है ना, कि जी प्रूफ करके दिखाओ जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है पैराबोलिक होता है। जहाँ पे हम प्रोपोर्शनल प्रूफ करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ना। जहाँ पे इक्वेशन हमारे पास क्या आती है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। इस इक्वेशन में हम क्या कहते हैं जी, y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है। इसकी डेरिवेशन, उसके बाद हॉरिजॉन्टल रेंज की डेरिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम हाइट भी है, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो है हॉरिजॉन्टल रेंज की डेरिवेशन। और हॉरिजॉन्टल रेंज की डेरिवेशन के बाद जो मैक्सिमम हाइट और रेंज में जो रिलेशन निकालते हैं ना, वो कैसे निकाला था, कि जो आर का फॉर्मूला आप लेते हो u² sin 2θ/g, और जो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आप लेते हो u² sin² θ/2g, दोनों को डिवाइड कर देते हो। और फिर आप इस sin 2θ को 2 sin θ into cos θ में ओपन कर देते हो। तो ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला आपके पास न्यूमेरिकल
ऑन प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, स्पेशली वो वाला जो एचसी वर्मा का प्रॉब्लम है कि एक हेलीकॉप्टर है फ्लूइड रिलीफ मिशन में, उसने एक फूड पैकेट, और जो हेलीकॉप्टर है जी सपोज करो 300 मीटर 300 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से उड़ रहा है, और उसने एक फूड पैकेट को ड्रॉप किया, और यहाँ पर एक विक्टिम है, यहाँ पे एक विक्टिम है फ्लड का। तो जब इसने फूड पैकेट को ड्रॉप किया यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करके जाएगा, और जो है जी हेलीकॉप्टर इतनी हाइट पर उठ रहा है, तो बताओ फूड पैकेट ने कितना हॉरिजॉन्टल रेंज ट्रेवल किया। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या आता है, यू इज इक्वल टू अंडर रूट टू एच बाय जी। या टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ सकता है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या आता था, सिर्फ अंडर रूट टू एच बाय जी। तो इस तरह के न्यूमेरिकल स्पेशली ध्यान रखना है इसको। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो सर्कुलर मोशन की तरफ बढ़ जाते हैं प्लेन में। अब सर्कुलर मोशन में जो रोटेटिंग ब्लेड्स वाले क्वेश्चन होते हैं, आपसे कहेगा जी कोई फैन है, वो कुछ अज्यूम कर लेते हैं कि 300 आरपीएम की स्पीड से रोटेट हो रहा है, और कुछ चक्कर लगाने के बाद सपोज करो 50 राउंड लगाने के बाद जो उसकी स्पीड है कुछ 120 आरपीएम हो गई, तो वो कितने चक्कर और लगाए कि फाइनली वो रेस्ट पर आ जाए। तो सबसे पहला काम क्या करते थे, ये आरपीएम क्या है, फ्रीक्वेंसी है ना, आरपीएम से आरपीएस में जाओगे। आरपीएस में जाओ कैसे, इसको 60 से डिवाइड करके आरपीएस में कन्वर्ट होता था, और जैसे कि यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 5, और ये 5 जो है ये फ्रीक्वेंसी है। अब इससे आप ओमेगा निकालते थे 2 पाई म्यू करके। तो जो ये वाला मैंने कहा था ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ढंग से फोकस करके जाना। उसके बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डेरिवेशन उसकी, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेरिवेशन जो एनसीईआरटी में है ना, कि यहाँ से आप मानते हो जी पार्टिकल v1 स्पीड से यहाँ जा रहा है, फिर v2 स्पीड से यहाँ पे जा रहा है, ये पोजीशन r1 वेक्टर मान ली, पोजीशन r2 वेक्टर मान ली, और दो ट्रायंगल बना के सॉल्व करते हो। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख के जाना। फिर से रिपीट करो, न्यूमेरिकल्स बताऊंगा लास्ट में, पहले हम सिर्फ टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। बात करेंगे लॉज ऑफ मोशन की, तो लॉज ऑफ मोशन में एरिया अंडर एफ टी कर, है ना, फोर्स और टाइम कर्व का जो एरिया होता है क्या देता है, मोमेंटम देता है। इसके न्यूमेरिकल्स, कंबशन ऑफ गैस जहाँ पे हम डी एम बाई डी टी इज इक्वल्स टू एफ बाई वी, है ना, कंबशन ऑफ गैस यूनिट ध्यान रखना केजी पर सेकंड होती है, केजी पर सेकंड, इससे हम पहचानते हैं। तो कंबशन ऑफ गैस वाले न्यूमेरिकल्स। ठीक है, प्रूफ करते हैं सेकंड लॉ जो है रियल लॉ ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ से प्रूफ करते हैं और थर्ड लॉ से प्रूफ करते हैं, या फिर यूं कहूँ कि सेकंड लॉ से हम फर्स्ट और थर्ड लॉ को प्रूफ कर सकते हैं। उसके बाद कि वो जो पुली वाले क्वेश्चंस होते हैं, स्पेशली ये वाले क्वेश्चन जी, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे लटका रखा है, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे लटका रखा है, ये वाला न्यूमेरिकल जहाँ पे आपसे वो टेंशन और एक्सेलरेशन पूछ लेगा। और इंक्लाइन प्लेन वाले न्यूमेरिकल्स भी, कोई ऑब्जेक्ट है इसमें कुछ ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, और इसी में अगर ये रफ इंक्लाइन प्लेन हो जाए, कुछ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी हो जाए, तो इसमें प्रूफ करने को बोलता है ना कि जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है ये ऑलवेज लेस देन जी होगा। ये प्रूफ करके दिखाना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस चैप्टर में दैट इज पुश और पुल, प्रूफ करके दिखाना है कि क्या आसान होता है, पुश या पुल। और बैंकिंग ऑफ रोड, भैया ये तो 5 नंबर का है, इसको तो गलती से भी छोड़ मत देना। 5 नंबर की डेरिवेशन है, जहाँ बैंकिंग ऑफ रोड में वो खूब सारी एफबीडी में सारे फोर्स दिखाते हैं ना, कि एम जी यहाँ बन रहा है, नॉर्मल यहाँ लग रहा है, एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, फिर हम नॉर्मल कंपोनेंट लेते हैं, नॉर्मल कॉस थीटा, नॉर्मल साइन थीटा, फिर फ्रिक्शन के कंपोनेंट लेते हैं। तो ये जो पोर्शन है बैंकिंग ऑफ रोड, इसको तो बिल्कुल भी भैया मिस नहीं कर देना, 5 नंबर में बिल्कुल आपको नजर आने वाला, जिंदा जिंदा आपके पेपर में उठ के आ जाएगा। उसके बाद वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी पावर में फिर से एरिया अंडर एफएक्स का क्या देगा, वर्क डन देता है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की डेफिनेशन, और वर्क एनर्जी थ्योरम जहां पे वर्क डन को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर प्रूफ करते थे वेरिएबल फोर्स की मदद से। ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट फोर्स का आसान है तो वैसे भी कर लोगे, वेरिएबल फोर्स वाला अच्छे से देख करके जाना। और स्प्रिंग एनर्जी पे न्यूमेरिकल, यू इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना, तो जब हम पोजीशन चेंज करते हैं कि जी अगर पोजीशन इतनी है तो एनर्जी इतनी है, पोजीशन अगर हम 2x कर दें तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, इस तरह के न्यूमेरिकल्स। या फिर एक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये भी होता है कि के एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर, तो इनिशियल पोजीशन कुछ देगा, फाइनल कुछ देगा, है ना। और अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट करते थे तो x1 हमारा हमेशा 0 होता था, इस बात का ध्यान रख के चलेंगे। और प्रूफ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वही जो एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते थे ना, तो वो पूरे जमीन पे पहुंचने से पहले 3 पॉइंट्स आप बनाते थे, ये ए पोजीशन पर है, ये बी पोजीशन पर है, ये सी पोजीशन पर है। ये इनिशियल हाइट आप एच मानते थे, और ये एक्स हो जाता था, और ये बचा हुआ कुछ एच माइनस एक्स होता था। तो इन 3 पॉइंट्स ए बी सी पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी निकाल के उनका सम करके आप टोटल एनर्जी चेक करते थे तीनों पॉइंट्स पर, जहां पे सेम निकल के आती थी।
तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली क्वेश्चन क्या है, ये आपका टॉपिक ही है, प्रूफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। उसके बाद जो एनर्जी का ग्राफ बनाते हैं ना, एनर्जी जो ग्राफ है, कौन सा वाला, ये जहाँ पे हम जी कहते हैं कि ये हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी होती है। ये एमसीक्यू में नजर आ सकता है, इस ग्राफ को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। उसके बाद कोलिजन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन में जो कोलिजन होती थी ना, एक बॉल है और टकराया, फिर जिसकी स्पीड कुछ हो गई, उसकी स्पीड कुछ हो गई, तो दो ही मेथड लगते थे यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते थे और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते थे। इन दो मेथड से ही ये पूरी डेरिवेशन हो जाती है 5 नंबर की। अच्छे से करके जाना इसको। आगे बढ़ेंगे रोटेशन में, डेरिवेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है ना, और वो जो एल शेप लेमिना का सेंटर ऑफ मास निकालते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का है। बेसिकली ये क्वेश्चन है, लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैंने इसको टॉपिक में दिया है यहाँ पर। उसके बाद जो वो HCl मॉलिक्यूल होता था, HCl मॉलिक्यूल, और तो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर दिया है कि आपको बताना है कि सेंटर ऑफ मास जो है हाइड्रोजन एटम से कितने डिस्टेंस पे होगा। तो क्या करते थे, सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन पे कंसीडर कर लेते थे, तो ये वाला क्वेश्चन। और वेक्टर फॉर्म में जहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करना होता था, टॉर्क का क्वेश्चन। ये तीन डेरिवेशन में तो भैया एक पक्का दिखने वाली है, लिख के ले लो, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आई अल्फा या फिर आई ओमेगा में से। और न्यूमेरिकल्स टू फाइंड रेशियो ऑफ काइनेटिक टू डिफरेंट बॉडीज। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है रोटेशन में, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो दो डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज कुछ एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रही होंगी, तो उनमें काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछेगा। आपको सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। और वो जो एक क्वेश्चन है ना कि अगर एनसीईआरटी का फिर से जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जिसके 100% चांसेस आने के, वो मैंने यहीं पे लिखे हैं टॉपिक के फॉर्म में। जहाँ पे आपके पास कोई अर्थ है रेडियस का, अगर इसका जो रेडियस है सडन हाफ हो जाए, तो इसके दिन के ड्यूरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। जहाँ पे आंसर हमारे पास 6 आवर आता था जी, इनिशियली अगर 24 आवर है तो अगर हाफ होने से 6 आवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल आपके जबान पे होना चाहिए, इसकी जो सॉल्यूशन है आपके फिंगर्स पे होने चाहिए, छपे होने चाहिए। ग्रेविटेशन की बात करेंगे तो कैपलर्स के तीनों लॉज, और न्यूमेरिकल सिर्फ थर्ड लॉ पे, लॉ ऑफ पीरियड्स पे, जो कहता था जी T1 स्क्वायर अपॉन A1 क्यूब विल बी इक्वल टू T2 स्क्वायर अपॉन A2 क्यूब। न्यूमेरिकल किस पे, न्यूटन्स के ग्रेविटेशन लॉ पे, चेंजिंग पोजीशन की। चेंजिंग पोजीशन का मतलब कि जी दो प्लैनेट्स हैं, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस d है, फोर्स F है। अगर उनके बीच का डिस्टेंस जो है हम d/2 कर दें तो फोर्स कितना हो जाएगा, ये वाला न्यूमेरिकल। ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेरिवेशन, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन और उसका माइनस साइन। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, कि वो अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से है। और एक मैं यहाँ लिखना भूल गया, वो मैं कैसे भूल गया यार, एक है आपके पास वेरिएशन ऑफ जी ग्राफ के साथ, वेरिएशन ऑफ जी, हाइट और डेप्थ का, और उसके ग्राफ। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की बात करेंगे तो हुक्स लॉ में स्पेशली यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेस स्ट्रेन कर, भैया ये तो लिख के ले लो, ये तो लिख के ले लो, 3 नंबर में आने वाला है। और न्यूमेरिकल यंग्स मॉडुलस पे, न्यूमेरिकल ध्यान रखना, डेरिवेशन ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे आप प्रूफ कर देते ना 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, वो वाला। उसके बाद फ्लूइड्स की बात करेंगे तो डेरिवेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, जहाँ पे हमने तीन जो प्रिज्मेटिक एलिमेंट लेते हैं, एनसीईआरटी का डायग्राम है, प्रिज्मेटिक एलिमेंट, उसमें हम 3 पॉइंट्स पे प्रेशर को बराबर प्रूफ करते हैं। उसका एप्लीकेशन हाइड्रोलिक लिफ्ट, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ की डेरिवेशन और उस पर न्यूमेरिकल। सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन के बराबर होती है, इसका प्रूफ वो जो करते थे ना, एनसीईआरटी का डेरिवेशन है। तो ये एक हमने मूविंग वायर मान ली, इसको हमने सोप सॉल्यूशन में डिप किया और फिर हम आगे मूव कर रहे हैं, और अभी यहाँ से यहाँ पहुंच गया। तो ये वाला जो डेरिवेशन था। एक्सेस प्रेशर इनसाइड ड्रॉप, जो 2s/r और 4s/r आता था। रेनॉल्ड्स नंबर, जो आपको स्पीड ऑफ फ्लो के बारे में बताता है, सॉरी टाइप ऑफ फ्लो के बारे में। डेरिवेशन ऑन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बर्नौलीज थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में भूल नहीं जाना इसको। स्पीड ऑफ इफ्लक्स, फॉरिसीलीज लॉ और आर्किमिडीज प्रिंसिपल। मैटर की बात करेंगे तो कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर पर न्यूमेरिकल, और स्पेशली कौन सा न्यूमेरिकल, जहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस को हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, ये ध्यान से देख करके जाना। थर्मल एक्सपेंशन, और थर्मल एक्सपेंशन में जो ब्लैक स्मिथ वाला न्यूमेरिकल है ना एनसीईआरटी का, कि जी एक रिम है और एक आयरन रिंग है, इसका कुछ डायमीटर दिया है कुछ 5.231 करके, और ये रिम का कुछ 5.245 समथिंग होता है, जिसमें हम इस रिंग को हीट करके इसके ऊपर फिट करते हैं। ये वाला न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्मल एक्सपेंशन के एप्लीकेशंस, एनॉमलस एक्सपेंशन के ग्राफ्स,
है ना। और स्पेसिफिक हीट में जो दो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस को हम मिक्स करते थे और टेम्परेचर बताना होता था मिक्सचर का, उसका न्यूमेरिकल। कंडक्शन के एप्लीकेशन, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ वही जो ये ग्राफ बनता था ना इस तरह का। अब इसमें आपसे ये पूछ लेगा, मैं थोड़ा सा तमीज से बना लूं ग्राफ को, है ना। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में इस तरह का आपको ग्राफ दे देगा और पूछ लेगा जी इनमें जो है टेम्परेचर का रिलेशन बताओ, किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो ये वाला न्यूमेरिकल अच्छे से देख के जाना। थर्मोडायनेमिक्स में जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ पे न्यूमेरिकल, और पीवी कर्व पे न्यूमेरिकल। पीवी कर्व का एरिया वर्क डन देता है, उसका न्यूमेरिकल। आइसोथर्मल प्रोसेस की डेरिवेशन। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में अजम्पशंस ऑफ केटीजी, जहां पे हमने आइडियल गैस की कुछ 7-8 प्रॉपर्टीज आपने देखी है एनसीईआरटी में। ये 3 नंबर में आता है, अच्छे से पता होनी चाहिए। एक्सेस प्रेशर जो निकालते थे किसी कंटेनर के अंदर, उसका फॉर्मूला था हाफ 1/3 रो वी आर एम एस स्क्वायर फॉर्मूला आता है। काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू रूट टेम्परेचर, इसकी डेरिवेशन। और डिग्री ऑफ फ्रीडम, और डिग्री ऑफ फ्रीडम में उसकी एनर्जीज भी। जो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में 1/2 केबीटी होती है, और एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम में F/2 केबीटी होती है। और फिर मोनो डाई ट्राई के लिए निकाली थी। ऑसिलेशन की बात करेंगे तो डेरिवेशन ऑफ ये जो होता है ना, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस 5, जहाँ पे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से डेरिवेशन किया था इसका। मान लिया था जी इनिशियल एंगल जो है यहाँ से यहाँ मूव कर गया, जिसमें ये ओमेगा टी कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, और इनिशियल फेज एंगल इसका 5 था। तो इस डेरिवेशन को अच्छे से देख करके जाना। एनर्जी इन एसएचएम और ग्राफ, है ना, बेसिकली ये वही है जो वर्क एनर्जी पावर में आप एनर्जी बनाते हो। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स और सिंपल पेंडुलम, 3 नंबर में कंप्लीट डेरिवेशन होनी चाहिए आपकी। एंड द लास्ट चैप्टर इज रिलेशन बिटवीन, सॉरी, वेव्स। इसमें रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस जो निकालते थे ना, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। स्पीड ऑफ साउंड, जहाँ पे न्यूटन्स का और उसके बाद लाप्लास ने जो करेक्ट किया था उसको, उस इक्वेशन को उन्होंने क्या कहा था कि सिंपल जी जी वी बाय रॉ इक्वल होता है, उन्होंने गामा पी बाय रॉ इक्वल कहा था। न्यूटन ने क्या कहा था कि सिर्फ पी बाय रॉ होता है, लेकिन जो लाप्लास ने करेक्ट किया था उन्होंने गामा पी बाय रॉ करा था। इस करेक्शन को ध्यान रखना। मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, उस मोड्स ऑफ वाइब्रेशन लिखा है तीनों स्ट्रिंग में। ऑर्गन पाइप एक एंड से क्लोज और ऑर्गन पाइप दोनों एंड से ओपन, ये आपको ढंग से आना चाहिए। डॉपलर्स इफेक्ट, डॉपलर्स इफेक्ट, और इसमें एक डेरिवेशन पता है स्पेशली कौन सी, जब सोर्स मूव कर रहा हो ऑब्जर्वर की तरफ। इस पे बहुत अच्छे से फोकस करके जाओ। तो ये तो आपके वो टॉपिक्स हो गए जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। अब बात करें अगर न्यूमेरिकल्स की, तो चैप्टर नंबर 2 स्ट्रेट लाइन से एग्जांपल नंबर 2.1, एक्सरसाइज 2.3, 2.5, 2.10 एंड 2.12, इनको भैया अपनी जबान पे छाप लेना, अपनी आंखों में पिक्चर कैद कर लेना। फिर मोशन इन प्लेन की बात करेंगे चैप्टर नंबर 3, तो एग्जांपल नंबर 3.2, एग्जांपल नंबर 3.8 एंड एग्जांपल नंबर 3.9। एक्सरसाइज से मैंने कोई क्वेश्चन नहीं दिया। चैप्टर 4 की बात करेंगे तो एग्जांपल नंबर 4.5, एग्जांपल नंबर 4.6, और एक्सरसाइज से 4.5 एंड 4.13। चैप्टर 6 से एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन नहीं है, एग्जांपल नंबर 6.1, 6.3, 6.5। चैप्टर 7 से एग्जांपल 7.8 और एक्सरसाइज का 7.16। चैप्टर नंबर 8 से एग्जांपल नंबर 8.1, 8.4, 8.5 एंड एक्सरसाइज का 8.2, और चैप्टर नंबर 9 से मात्र एग्जांपल नंबर 9.2। ध्यान रहे, ये जो क्वेश्चंस दिए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मल्टीपल टाइम्स एम इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। तो इन न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से करके जाना, बहुत अच्छे से करके जाना। ठीक है, आप सभी को एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। एग्जाम कैसा गया इसका फीडबैक प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना।